अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग कराची से मिशिगन। तो बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे K1 वीज़ा के मुतालिक पूछते हैं, जो कि फियांसे वीज़ा होता है, और इससे रिलेटेड कोई अपडेट हो तो उसको शेयर करें, ये मुझसे पूछते रहते हैं। तो आज मेरे पास एक अपडेट मौजूद है इससे रिलेटेड, सो लेट्स स्टार्ट। K1 वीज़ा इन जनरल, जैसा कि आप जानते होंगे, वो वीज़ा होता है जो फियांसे वीज़ा कहलाता है, और ये यूएस सिटीज़न जो है वो अपने फियांसे को बुला सकता है यूनाइटेड स्टेट। इसके लिए ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि K1 वीज़ा जो है वो LPR यानी ग्रीन कार्ड होल्डर अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए स्पॉन्सर का यूएस सिटीज़न होना लाजमी है। इसके अलावा इसकी एक और रिक्वायरमेंट होती है कि पिछले 2 साल के दौरान जो है वो इन पर्सन आपकी अपनी फियांसे से मुलाकात हुई भी हो, जो कि यूएस से बाहर रहता है। और इसके अलावा इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि विद इन 90 डेज ऑफ योर अराइवल इन यूनाइटेड स्टेट ऑन K1 वीज़ा आपको जो है वो अपने फियांसे से शादी करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उतना टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो फिर ये वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। और वंस यू आर मैरिड देन एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस होता है और फिर आपका वो केस कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा हम पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव अप्लाई करते हैं, I-130 का फॉर्म अप्लाई करते हैं जब हम स्पाउस वीज़ा की बात करते हैं, इसी तरह इसमें I-129F जो है वो पिटिशन फॉर एलियन फियांसे के तौर पे अप्लाई की जाती है। ये कुछ जनरल सी मालूमात थी K1 वीज़ा से रिलेटेड। इसकी अपडेट जो है वो मुंबई कॉन्सुलेट से आई है। एक ग्रुप पे किसी ने जो है वो अपनी टाइमलाइन शेयर की, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर दूंगी, एक टाइमलाइन, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से इनका वीज़ा कब स्टार्ट हुआ, किस स्टेप पे कितना टाइम लगा, नोटिस ऑफ एक्शन 1 से नोटिस ऑफ एक्शन 2 के दरमियान कितना अरसा लगा, ताकि आप अपनी टाइमलाइन का अंदाज़ा कर सकें। और इसके अलावा मैं एंड में शेयर कर दूंगी वो क्वेश्चंस भी जो इस पर्टिकुलर केस में पूछे गए, ताकि आप में से जिनका ये केस हो उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। तो K1 वीज़ा का उसी तरह पहला स्टेप होता है कि जब आपने पिटिशन फाइल कर दी और USCIS के पास आपकी चीज़ चली गई, आपकी पिटिशन चली गई, तो वहाँ से फिर आपको रिसीव होता है नोटिस ऑफ एक्शन 1। ये पहली इंडिकेशन होती है, आपको मेल के थ्रू मिलती है, जिससे पता चलता है कि आपकी जो पिटिशन है वो USCIS को रिसीव हो गई है। तो इस पर्टिकुलर केस में, जिसकी मैं टाइमलाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जुलाई 8 2021 जुलाई 8 2021 को इनको पहला नोटिस ऑफ एक्शन रिसीव हुआ। ठीक है, 1 साल का तकरीबन अरसा लगा नोटिस ऑफ एक्शन 2 आने में। नोटिस ऑफ एक्शन 2 इनको रिसीव हो रहा है 24 अगस्त 2022। तकरीब आप देख सकते हैं कि 1 साल के अरसे के बाद इनको जो है वो नोटिस ऑफ एक्शन 2 जो है वो रिसीव हुआ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि नोटिस ऑफ एक्शन 2 आने में जो है इनको 1 साल का अरसा लगा। फियांसे वीज़ा कंपेरेटिव टू स्पाउस वीज़ा और दूसरे वीज़ाज एक फास्टर वीज़ा कंसिडर किया जाता है, एक फास्टेस्ट वे होता है आपके स्पाउस को बुलाने का। लेकिन ये पेंडेमिक के बाद की टाइमलाइन है, तो इसलिए बैकलॉग की वजह से इस पर इतना टाइम इसमें एटलीस्ट लग रहा है। अच्छा, NVC की जो ट्रांजिटिंग स्टेज है, NVC जब ट्रांजिट हुआ तो उसकी डेट है नवंबर 22 2022, 22 नवंबर 2022। ये वो टाइम है जब यहाँ पे इन ट्रांजिट में इनका K1 वीज़ा आने लगा। इसके बाद NVC की स्टेज पे जब रेडी लिखा हुआ आने लगता है, जब आपके पोर्टल के ऊपर के रेडी, NVC रेडी स्टेज में होगा, तो ये इस 27 नवंबर 2022 यानी उसके 5 दिन के बाद तकरीबन ट्रांजिट से रेडी स्टेज में ये आ गया। मेडिकल एग्जाम इसके बाद इनका हुआ जनवरी 10 2023, यानी बिल्कुल अभी जनवरी 10 2023 को इनका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया गया। जनवरी 18 2023 को फिंगरप्रिंट्स लिए गए। उसके बाद एम्बेसी के अंदर जो इंटरव्यू हुआ वो हुआ जनवरी 20 को। जनवरी 20 2023 को इनका एक्चुअल इंटरव्यू हुआ, जब आप ज़ाहिर है काउंसलर ऑफिसर से मिलते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद मुंबई कॉन्सुलेट से इनका वीज़ा अप्रूव कर दिया गया। तो इन टोटल इस K1 वीज़ा में, इस स्पेसिफिक केस के अंदर 1.5 ईयर्स तकरीबन लगे। ये भी पोस्ट पेंडेमिक की टाइमलाइन है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना फियांसे वीज़ा में इतना भी टाइम नहीं लगता, वो इससे भी क्विकर होता है। तो इस तरह से इसको देखते हुए, इस टाइमलाइन को, आप में से जो लोग भी इस वीज़ा कैटेगरी से कंसर्न हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, और एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी है। ये इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी हरगिज़ नहीं है, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी है, जिसके लिए वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैंने आपको शुरू में मेंशन की, कि सिटीज़न होना और 90 डेज के अराइवल में आपका शादी करना। अच्छा, आप में से जो लोग K1 वीज़ा के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, तो उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दूं जो इस पर्टिकुलर केस में
किसी ग्रुप में मैंने देखे थे जहाँ लोग ने शेयर किए थे कि हमसे ये सवालात पूछे गए K1 वीज़ा में। तो पहला सवाल पूछा गया, व्हाट इज़ योर फियांसे नेम, आपके फियांसे का नाम क्या है। ज़ाहिर है समटाइम्स वो आपसे स्पेल करने को भी कहते हैं, तो आपको क्लियरली स्पेलिंग भी पता होना चाहिए, फुल नेम भी पता होना चाहिए। दूसरा सवाल, वेयर डिड यू मीट हिम, आपकी मुलाकात कैसे हुई, इसकी जो भी डिटेल्स हो, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं लेकिन स्पेसिफिक टू द पॉइंट डिटेल्स। तीसरा सवाल, वेयर डज ही वर्क, तो आपको उनकी ज़ाहिर है जॉब के बारे में पता होना चाहिए और डेजिग्नेशन का मालूम होना भी ज़रूरी है, और टू बी ऑन सेफ साइड इट्स गुड टू हैव नॉलेज अबाउट देम, ठीक है। चौथा सवाल है, वेयर डज ही लिव, तो आपको जो है वो उनका एड्रेस भी मालूम होना चाहिए और वैसे भी जनरल पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट है, कौन सा शहर है, सब चीज़। हाउ ही प्रपोज टू यू, कैसे प्रपोज किया गया, इसकी जो भी डिटेल्स हो वो मालूम होनी चाहिए आपको, और आपको वो ऑफिसर को देनी होंगी। हाउ मेनी टाइम्स ही केम टू इंडिया टू मीट यू, ठीक है। तो मुलाकात के बारे में बताना लाजमी है, और ये जैसा मैं आपको पहले भी कहती हूँ इवन स्पाउस वीज़ा के अंदर भी, कि आपको एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए, डेट मतलब टाइम नहीं, डेट पता होना चाहिए कि किस तारीख से किस तारीख तक जो है वो आपके स्पाउस ने आपको विजिट किया या आपके फियांसे ने आपको विजिट किया। एक वेग सा आंसर नहीं होना चाहिए कि 2 वीक्स के लिए आए थे, 3 वीक्स के लिए आए थे, यू शुड हैव द नंबर एग्जैक्टली। और एक और चीज़ ये है कि K1 वीज़ा के अंदर वैसे भी आपका फियांसे से आपका विद इन 2 ईयर्स इन पर्सन मिलना बहुत ज़रूरी है, ये इस वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट भी एक तरह से होती है। इसके बाद एक और सवाल है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके फियांसे के बारे में जानते हैं, कि आपके पेरेंट्स को आपके फियांसे के बारे में मालूम है, तो इसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स होनी चाहिए जो आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि आपको कैसे बताना है उनको। और आखिरी सवाल है कि व्हाट आर योर मैरिज प्लान्स, तो मैरिज प्लान्स के बारे में आपको उन्हें लाजमी बताने हैं, और इस सवाल के बारे में भी पर्टिकुलर, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि अगर आप K1 वीज़ा पे जा रहे हैं तो विद इन 90 डेज़ ऑफ योर अराइवल इन यूनाइटेड स्टेट्स आपको शादी करनी है, तो जाहिर है कि फिर आपके उस प्लान्स भी इस आंसर को मैच करने चाहिए। मैरिज के प्लान्स जब वो आपसे पूछ रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको विद इन 90 डेज़ शादी करनी है अपने पहुंचने के बाद US, तो आपके पास कुछ डेफिनेट प्लान्स होंगे। आपके प्लान्स ऐसे नहीं होंगे कि हाँ हमने शादी के बारे में बात की है, वो नहीं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे ये आंसर सुनना कि आप लोग के डेफिनेट प्लान्स है मैरिज को लेके। आप हॉल के बारे में जानते हैं, आप कुछ फूड मेन्यू के बारे में जानते हैं, ड्रेसेस के बारे में जानते हैं। ये चीज़ आप लोग खुद भी रिसर्च कर लिएगा, डिफरेंट ग्रुप्स पे अभी आप पोस्ट कर सकते हैं कि जो लोग इसका आंसर दे चुके हो। जाहिर है मेरा K1 वीज़ा नहीं था, मैंने इसका आंसर वहाँ पे जाके नहीं दिया, लेकिन आप इसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च कीजिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो मुझे लग रहा है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि वो जेन्युइनली आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके वेडिंग के प्लान्स कितने सीरियस हैं, और उनको यही देखना है कि ये बोनाफाइड रिलेशनशिप जो है ये बोनाफाइड मैरिज में आगे जाके कन्वर्ट होगा। तो बी स्पेसिफिक विद योर प्लान्स, जो आपको उनको बताएं और जो थोड़ी बहुत डिटेल्स हो वो सही से आप उनको बता सकें। ये चीज़ आपने एक नोटिस की होगी कि ये तमाम सवालात बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं जो हम CR1 IR1 वीज़ा में देखते हैं, स्पाउस वीज़ा कैटेगरी में। उसके अंदर हमारा एम क्या होता है, ऑफिसर को ये कन्विंस करने का कि जो हमारी मैरिज है वो बोनाफाइड है। और इसी तरह K1 वीज़ा के अंदर आपको ये ऑफिसर को कन्विंस करना है कि जो आपका रिलेशनशिप है, ज़ाहिर है अभी मैरिज तो नहीं है, लेकिन जो आपका रिलेशनशिप है आपके फियांसे के साथ वो एक बोनाफाइड रिलेशनशिप है। तो आपको उसी तरह से इसके भी एविडेंस चाहिए होंगे, आपको उसी तरह से इसके भी आंसर्स जो हैं वेरी स्पेसिफिक चाहिए होंगे कि प्रॉपरली आप रिलेशनशिप में, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। तो ये कुछ K1 वीज़ा से रिलेटेड डिटेल्स थी, थोड़ी सी अपडेट्स थी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो कि जिसमें आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे गए हों, कोई आंसर्स हो अच्छे जो आपको पता हो, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।